अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा थ्योरी बेस थोड़ा ज़्यादा होगा। एंड में जाके हम देखेंगे कि हमने किस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे जो कि कनेक्टिंग डेटाबेस का होगा, जो कि हमने अभी मेन एप्लीकेशन में बनाया हुआ है। उसको एक फ़ाइल के अंदर रख देंगे और वो फ़ाइल हमें जहाँ पे भी चाहिए होगी हम उसको रिक्वायर कर लेंगे। तो वो हम एंड पे जाके देखेंगे। शुरू में थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस है कि मोंगोडीबी पे जाने से पहले, मतलब नो एसक्यूएल पे जाने से पहले हम ये जान लें कि एसक्यूएल के अंदर क्या लिमिटेशंस थी और नो एसक्यूएल के अंदर क्या लिमिटेशंस हैं, क्यों हम नो एसक्यूएल के ऊपर शिफ्ट हुए। तो आज का एजेंडा भी हमारा यही है कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस वर्सेस एसक्यूएल डेटाबेसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नो एसक्यूएल जो है उनको नॉन एसक्यूएल और नॉट ओनली एसक्यूएल भी कहा जाता है। डेटाबेस वर developed in the late 2000 with a focus on scaling fast queries allowing for a frequent application changes। मतलब कि जिस तरह एक बहुत ज़्यादा डाटा आ रहा है और वो आपने स्टोर करना है तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकती है, और एप्लीकेशन को सिंपलर बनाने के लिए यूज़ होती है। हम आगे जाके देखेंगे जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह हमें स्कीमा चाहिए हो तो हम साथ साथ उसको बिल्डअप करते रहते हैं। सिंपल एक कमांड से एक कोई भी रो या कॉलम नया ऐड करना हो तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। और एज़ कम्पेयर टू अगर एसक्यूएल देखें तो जो रिलेशनल डेटाबेस एक्सेस मतलब जो रिलेशंस वाली डेटाबेस होती है यानी कि एसक्यूएल, वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ होती है। वर डेवलप्ड इन 1970s। ये बहुत पहले डेवलप की गई है, जिसकी वजह से इसकी कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है अभी तक। और बहुत से जो मसले मसाइल आते थे वो टाइम के साथ साथ इसके अंदर हैंडल किए गए हैं। और ये इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है तो इसकी हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इसके कोड्स वगैरह बहुत आसानी से आ जाते हैं। इससे पहले जो है अगर हम रिलेशंस के ऊपर ना जाएं, एसक्यूएल से भी पहले हम इसके ऊपर इस वजह से आए थे क्योंकि हमारे पास जो डाटा था उसके अंदर रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, डुप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा थी। अगर हम फाइल सिस्टम के अंदर रहें तो उसके अंदर पता नहीं चलता था कि एक फ़ाइल का कितनी डुप्लीकेट्स कॉपी हैं। जब फाइल चाहिए होती थी आप बना लेते थे, उसकी कॉपी डुप्लीकेट होती रहती थी। तो इसने आके उस मसले का हल ख़त्म कर दिया था। और एसक्यूएल डेटाबेस टेंड टू हैव अ रिजिड कॉम्प्लेक्स टेबुलर स्कीमा एंड टिपिकली रिक्वायर्ड द एक्सपेंसिव वर्टिकल स्केलिंग। इसके जो स्कीमास होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमें अगर बहुत ज़्यादा टेबल्स में से डाटा चाहिए हो, कहीं बहुत ज़्यादा जॉइंस लगा के लाना हो, तो उसका जो बैकएंड के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि जो जब उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है आपस में टेबल्स की, तो जो कम्बिनेशंस होती हैं वो बहुत बड़ा टेबल बनता है जिसकी वजह से एक क्यूरी का डाटा हमारे पास आ रहा होता है। तो कभी कभी ये स्लो भी हो जाती है। तो इसको हम देखेंगे आगे के एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर और नॉन एसक्यूएल के अंदर जो मेजर फ़र्क है वो क्या फ़र्क है। ये एक डेवलपमेंट हिस्ट्री है, वो मैं बता चुका हूँ कि वो कब 1970s में जो है वो एसक्यूएल आई थी और 2000 के आसपास जो है ये नो एसक्यूएल आई थी जिसके अंदर मोंगोडीबी आती है। और उसके अंदर जो डाटा स्टोरेज मॉडल है एसक्यूएल के अंदर वो टेबल्स हैं विद अ फिक्स रोज़ एंड कॉलम। और फिक्स रोज़ एंड कॉलम्स ने इस वजह से कहा है कि अगर आपको कभी उसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ जाए, जिस तरह पर्सन है उसकी फ़र्ज़ करें आपको एज या नेम या कुछ और उसके अंदर ऐड करना पड़ जाए अलहदा से, जिस तरह आपने एक स्कीमा बनाया उसके अंदर सिर्फ एज था, पर्सन का नेम था एंड एज था, और उसके बाद आपने एक नया ऐड करना पड़ गया आपको कि आपने उसका एड्रेस भी स्टोर कराना है और वो एड्रेस कहीं और रेफ़र भी करे। तो ये काफ़ी एक हेक्टिक अप्रोच हो जाएगी। उसके अंदर पहले जाके आपको स्कीमास के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी, फिर कहीं पे अगर जॉइंस लगे होंगे तो उसके अंदर भी चेंजेस करनी पड़ेंगी अगर स्कीमा बहुत बड़ा है तो इस सब मसले का हल जो है वो नो एसक्यूएल के अंदर है। इस तरह के मसलों का हल जो है वो नो एसक्यूएल आपको दे देती है। और जो एसक्यूएल है उसकी एग्जांपल्स हैं जिस तरह मायो एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्री एसक्यूएल है। इस तरह की जो सर्वर्स हैं जो आपने पहले भी यूज़ किए हो, अगर पीएचपी वगैरह कनेक्ट करते हैं तो ये यूज़ होते हैं। तो जो दूसरी साइड पे है उसके साइड पे मोंगोडीबी है, कोकडीबी है, की वैल्यू, रेडियस एंड डायनामो डीबी है। ये सारी इसी डेटाबेस की टाइप्स हैं एंड वर्जन्स हैं। जिस तरह एसक्यूएल जो है वो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है कि आपने किसी कहीं पे भी कोई पेशेंट वगैरह का डाटा स्टोर कराना है या किसी भी किस्म का कोई डाटा स्टोर कराना है तो आप वहाँ पे करा सकते हैं।
लेकिन नो एसक्यूएल जो है इसके अंदर भी आप इस तरह के काम कर तो सकते हैं, लेकिन ये आपको ज़्यादा प्रेफरेबल वहाँ पे होती है जहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा आ रहा होता है, आपने स्टोर कराना होता है, जैसे कि किसी सेंसर्स के या सिस्टम्स के लॉग वगैरह होते हैं, वो ये बहुत अच्छा मेंटेन करता है और उसकी जो क्यूरी होती है वो बहुत फास्टली इसको मैनेज कर रहा होता है ये। तो हम आगे जाके देखते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एसक्यूएल है उसका जो स्कीम है वो रिजिड है, और जो नो एसक्यूएल है उसका फ्लेक्सिबल है, टाइम के साथ साथ ऐड वगैरह इसके अंदर आपने करना हो तो हो जाता है। और जो स्केलिंग के अंदर जब बात करें तो वर्टिकल स्केल अप विद अ लार्ज सर्वर, अगर आपने ये टाइम के साथ साथ ये बहुत बड़ा होता जा रहा है तो आपको एक स्केल अप के लिए सर्वर जो है वो काफ़ी बड़े चाहिए होंगे एज़ कम्पेयर टू कि हम अगर देखें जो नो एसक्यूएल है वो कमोडिटी सर्वर्स के ऊपर भी स्केल अप हो जाते हैं। कमोडिटी सर्वर्स ये जो आपकी क्लाउड होस्टिंग है, AWS, Amazon वेब सर्विसेज वगैरह ये यूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे सर्वर होते हैं और ये इस तरह के होते हैं कि अगर ये ख़राब हो जाए तो आप ये डिस्पोजेबल होते हैं, आप इनको मतलब डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ये इतने कॉस्टली नहीं पड़ते आपको। तो एक तो कॉस्ट भी आपकी काफ़ी मैनेज होती है। इसकी आगे स्लाइड है, मैं जाके इसको और डिटेल में बताऊंगा कि कमोडिटी सर्वर्स क्या होते हैं। और जो मल्टी रिकॉर्ड ACID ट्रांजैक्शंस हैं एसक्यूएल सपोर्ट करती है, लेकिन जो मोंगोडीबी है वो आपकी जो है ना ACID ट्रांजैक्शन जो है उसको मेंटेन नहीं रखती। ये होता क्या है, ये ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये एक इस तरह का फिनोमेना है कि ये आप समझे एक किस्म का बैकअप प्लान होता है उसके पास, डेटाबेस के पास। जिस तरह अगर डेटाबेस के अंदर कोई चेंजिंग हो रही थी, अगर तो एक रिकॉर्ड है, उस एक बंदे ने क्यूरी दी है कि उसका लास्ट नेम गलत था वो चेंज हो जाए, तो वो तो चेंज हो जाएगा, या तो होगा या नहीं होगा। ये इस तरह की क्यूरी है तो ये तो बहुत जल्दी से हो जाएगी। अगर तो इस मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होनी है एट अ टाइम और एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन पे डिपेंड कर रही है, तो उसके अंदर ACID ट्रांजैक्शन जो है ये सारा मैकेनिज़्म यूज़ होता है ACID ट्रांजैक्शंस का। तो इसकी एक एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है कि हम एक बैंक के अंदर फ़र्ज़ करें हमारा अकाउंट है, ठीक है, हमने पैसे भेजने हैं एक दूसरे बंदे को, एक जो पर्सन है A, उसने पर्सन B को पैसे भेजने हैं, ठीक है, और पर्सन A ने जब ट्रांसफ़र जैसे ही किए हैं तो सबसे पहले आपकी जो डेटाबेस है वो देखेगी क्या इस बंदे के पास इतने पैसे हैं जो ये भेज रहा है। अच्छा, अगर इसके पास इतने पैसे हैं तो इसके अंदर से इतने पैसे डिडक्ट हो जाए और पर्सन B के अकाउंट के अंदर चले जाएं, और पर्सन B के अकाउंट में जाने के बाद वो उस जो पर्सन B के पैसे थे उसके अंदर वो क्रेडिट हो जाए, मतलब अपडेट हो जाए। अब इस सब दौरानिए के बीच में अगर कहीं ट्रांजैक्शन हाफ हुई हो, मतलब अभी सिर्फ डेबिट हुए हो, अगले बंदे के क्रेडिट ना हुए हो, और जो है पावर ऑफ हो जाए या कुछ भी हो जाए, सर्वर हेल्ड हो जाए, सर्वर ऑफ हो जाए, तो ये ट्रांजैक्शन बीच में ना फंसी रहे, इसको एक प्रॉपर मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। तो ये ACID ट्रांजैक्शंस का काम होता है करना, जिस तरह आपको इसके नाम से भी लग रहा होगा। लेकिन मोंगोडीबी में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो उसको यूज़ करने के लिए हम डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीधा सीधा उसके अंदर ये नहीं होता ये फंक्शन। और जॉइंस, जिस तरह मैंने बताया कि एक टेबल से दूसरे टेबल के अंदर जो जॉइन लगता है वो SQL के अंदर होते हैं और नो SQL के अंदर नहीं होते। और आगे जिस तरह हम बात करेंगे, जो कमोडिटी सर्वर मैंने आपको कहा था कि मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है। कि कमोडिटी सर्वर इज़ अ कमोडिटी कंप्यूटर दैट इज़ डेडिकेटेड टू रनिंग अ सर्वर प्रोग्राम एंड कैरिंग आउट द एसोसिएट टास्क। ये एक कंप्यूटर ही होता है जिसको हम एज अ डेडिकेटेड सर्वर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मोंगोडीबी जो है वो यूज़ होती है। इन मैनी इन्वायरमेंट्स मल्टीपल लो एंड सर्वर शेयर्स द वर्कलोड। जो लो एंड सर्वर्स होते हैं वो आपस में वर्कलोड शेयर कर रहे होते हैं। कमोडिटी सर्वर्स आर ऑफन कंसिडर्ड द डिस्पोजेबल, जैसे कि मैंने पहले बात की कि ये डिस्पोजेबल एज अ ट्रीट हो रहे होते हैं, और सच एज आर रिप्लेस रेदर देन रिपेयर। अगर इनके अंदर कोई मसला मसाइल आ जाए तो इनको हम रिप्लेस ही कर लेते हैं, कि अगर इनको हम रिपेयर नहीं करते, क्योंकि ये ना तो इतने हाई एंड होते हैं, बहुत लो सी फीचर्स के ऊपर चल रहे होते हैं, तो इतना कोई मसला नहीं होता। तो मैं आगे जो है वो हम देखते हैं कि जो बेनिफिट्स थे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के वो क्या थे, और फिर इसी तरह हम देखेंगे कि जो एसक्यूएल के बेनिफिट्स थे वो क्या थे। तो जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस ऑफर मैनी बेनिफिट्स ओवर द रिलेशनल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस हैव फ्लेक्सिबल डाटा मॉडल्स
scale horizontally and incredibly fast queries and easy for developers to work with it। अब जिस तरह आपने देखा डेवलपर कोई काम कर रहा है और उसको चाहिए कोई भी नया कॉलम या कुछ भी एक नई चीज़ उसके अंदर ऐड करनी है, तो वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता उसका स्कीमा, उसके अंदर फ़ौरन से ऐड कर लेता है। तो ये फ्लेक्सिबल स्कीमा के अंदर भी यही सारी डिस्कशन की हुई है कि कोई भी चीज़ अगर ऐड करनी पड़े या कुछ और करना पड़े तो वो बहुत इजी टू मेक चेंजेस होता है उसके अंदर, और वो बहुत आराम से जो है उस चेंजेस को जो है वो अपने साथ अडॉप्ट कर लेता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मीन्स मोस्ट एसक्यूएल डेटाबेस रिक्वायर्ड टू स्केल अप वर्टिकली माइग्रेट टू लार्ज मोर एक्सपेंसिव server when you exceed the capacity requirement of your current server. Most NoSQL database allow you to scale out horizontally, meaning you can add cheap modularity server whenever you need। मतलब कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि ये कमोडिटी सर्वर्स पे चल रहे होते हैं, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती जाती है आप इसके अंदर सर्वर लगाते जाते हैं और इसको स्केल अप करते जाते हैं। और इसका वही है, ये फास्ट क्यूरी हैंडल कर लेता है, बहुत अच्छे से क्यूरी चला लेता है कि अगर डाटा बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर आ रहा है तो आराम से उसको स्टोर कर लेता है, डेवलपर्स के लिए इजी होता है। जो NoSQL के ड्रॉबैक्स हैं वो अब हम देख लेते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट ड्रॉबैक ऑफ NoSQL डेटाबेस, दे डोंट सपोर्ट ACID। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ACID है ये काफ़ी ज़रूरी है और होना चाहिए अगर आपने बहुत इस तरह की एक बैंकिंग सिस्टम की ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है तो ये चीज़ के अंदर हैंडल नहीं हो रही। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है NoSQL का। लेकिन जिस तरह इसका ड्रॉबैक है इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये बहुत इजी टू यूज़ है और बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो जाती है इसके ऊपर अगर कर रहे हो तो इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। और इसके जो है हाउ टू ट्राई अ NoSQL डेटाबेस, इसका तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी स्लाइड है कि आपने अब तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि NoSQL जो है वो हम किधर यूज़ कर सकते हैं। जो इसका मेन यूज़ है, मतलब जहाँ पे हम इसको जहाँ पे कि अपनी फुल परफॉर्मेंस के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, वो हम अपने सेंसर्स वगैरह के लॉग वगैरह स्टोर कराने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या किसी और फंक्शन के अंदर जहाँ पे जो है डाटा बहुत तेज़ी से आ रहा हो। ये अब आपकी एप्लीकेशन नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। वैसे तो एक छोटे स्केल के ऊपर हम इसको हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लार्ज स्केल एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंट हो तो उसके लिए फिर हम ये स्टडी करते हैं कि यहाँ पे कौन सी डेटाबेस जो है वो सूटेबल होगी। और जो NoSQL डेटाबेस है वो एक MongoDB है, उसकी रिसर्च भी उसके ऊपर बहुत हो रही है और वो आराम से मिल भी जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और वहाँ पे जाके देखते हैं कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारा फंक्शन है उसको अगर एक फ़ाइल के अंदर रखना हो और गिटहब पे पुश करना हो तो किस तरह करेंगे। तो चलें, हम ये देखते हैं कि हमारा एक ये फंक्शन है, ये वाला। मैं चाहता हूँ पहले मैं इससे पहले इसको बंद करके चला के देख लूँ कि चल रहा है, सही है। ये सर्वर इज़ रनिंग 300 पोर्ट पे कनेक्टेड टू DP, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था वहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई भी पोर्ट वगैरह का इशू नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो app.js है वो हमेशा मैं चाहूँगा कि बहुत ही साफ़ सुथरा हो, उसके अंदर कोई भी चंक ऑफ कोड ना हो, मतलब जो हो भी बिल्कुल बेसिक सा मुझे रिक्वायर्ड है सिर्फ वो है। इसके अलावा जो यहाँ पे है वो काफ़ी सफाई होनी चाहिए, तो जो जिसके मैं अंदर काम कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये वाला जो फंक्शन है जहाँ जहाँ पे मैं डेटाबेस कनेक्ट करानी हो मुझे चाहिए हो, ये वहाँ पे मैं रिक्वायर कर लूँ बस सिंपल। और इसको जो है उसके लिए मैं किसी फ़ोल्डर या फाइल के अंदर रख देता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक नई फ़ाइल बनाता हूँ जिसको मैं दे देता हूँ CONN.js। ये फ़ाइल मैंने बना दी सिंपल। ये जो मेरा फ़ोल्डर था मैंने इसके अंदर कॉपी कर दिया एंड मैंने इसके अंदर मोंगूज़ यूज़ किए हुए हैं, तो मुझे मोंगूज़ जो हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट कराने पड़ेंगे ताकि मेरा पैकेज के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो चल सकें। सिंपल इसको मैंने किया Ctrl+S। यहाँ पे अब मुझे सिर्फ अब मैंने यहाँ से ये चंक ऑफ कोड कॉपी कर लिया तो मुझे इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ रिक्वायर करना है उसको।
रिक्वायर मैं कर लेता हूँ जो मैंने अभी फ़ोल्डर बनाया है सिंपल। इधर मैं पैक्स लिखूँगा तो ये मुझे दिखा देगा ये वाली मैंने फ़ाइल रिक्वायर करनी है। ये वाली फ़ाइल रिक्वायर करने के बाद Ctrl+S, और जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ देखता हूँ कोई मसला तो नहीं है, तो बिल्कुल सही चलने लग गया। सर्वर इज़ रनिंग कनेक्टेड टू DP, मतलब हमारा ये वाला कोड जो है वो सक्सेसफुली उठा लिया और वो चलने लग गया। और जिस तरह मैंने पहले बताया था config.env की ये वाली फ़ाइल है, इसके अंदर हमारी सारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो पड़ी होती हैं। और ये git ignore के अंदर हमने config.env रखी थी। ये लास्ट लेक्चर में आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ कि जो भी फाइल हम git.ignore के अंदर रखेंगे वो गिटहब के ऊपर पुश नहीं होगी, और जो भी मसले मसाइल मैंने आपको बताए थे वो नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गिटहब हम किस तरह इसके अंदर अकाउंट कनेक्ट करेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपने गिटहब जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा और इंस्टॉल कर लिया होगा अपने पास। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आपने अकाउंट ही लॉगिन किया तो यहाँ पे लॉगिन की ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिंपल आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, आपका गिटहब का अकाउंट इसके ऊपर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे सोर्स एंड कंट्रोल के ऊपर, एंड सोर्स एंड कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पुश पे क्लिक करेंगे या कमेंट पे क्लिक करेंगे तो भी एक ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। पुश पे क्लिक करेंगे तो भी एक ऑप्शन आ जाएगी। पुश पे क्लिक करने के बाद एक आपको यहाँ पे आएगा ऑप्शन, वहाँ पे आपको आपकी रिपोजिटरीज शो हो रही होंगी जो भी आपने बनाई होंगी। इस तरह जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं इसके अंदर, तो बिल्कुल उसी तरह आपकी रिपोजिटरी के नाम आ रहे होंगे। जिस तरह मैंने एक रिपोजिटरी इधर मर्न सीरीज़ की बनाई हुई है और इसके अंदर कोड पुश किया हुआ है, तो आपके पास भी ये इस तरह एक जो भी रिपोजिटरी आपने बनाई होगी अपना अकाउंट बनाने के बाद एक नई रिपोजिटरी बनाई होगी, यहाँ से बनती है न्यू रिपोजिटरी, उसके उनके नाम आ रहे होंगे जो भी रिपोजिटरी आपने बनाई होगी। तो यहाँ ड्रैग डाउन करके आपने वो वाली रिपोजिटरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही वो आप रिपोजिटरी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद वो रिपोजिटरी के साथ आपका ये कनेक्ट हो जाएगा और आपके पास ये वाला साइन आने लग जाएगा। तो अभी मैं देखता हूँ मैंने कोड के अंदर कुछ चेंजिंग की हैं अपने पास। जिस तरह मैंने एक ये चीज़ें नहीं बनाई हैं और ये चीज़ें नहीं बनाई हैं, और ये जो लास्ट अपडेट हुआ हुआ है कोड वो मैं देखता हूँ कि 7 डेज़ अगो ये आया था इसके ऊपर, और जो फाइल्स थी वो 7 दिन पहले अपडेट हुई थी। तो आज जो है वो मैं दोबारा से अपना जो मैंने कोड के अंदर चेंजेस किए हैं उसको पुश करता हूँ यहाँ पे। तो वो मुझसे बता रहा है कि दी एक्शन वी पुश कमिट ऑल द फ्रॉम मर्न एंड सी इज़ ओके, और वो देखें आप देखें उसने घूमना स्टार्ट कर दिया और वो पुश कर देगा इसको। तो जैसे ही ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, होने के बाद ये जब पुश हो जाएगी तो वहाँ पे ये जो मेरा नया वाला कोड है ये वहाँ पे चला जाएगा और अपडेट हो जाएगा। तो कोई भी और इन्वायरमेंट में कोई भी डेवलपर इसको डाउनलोड करना चाहेगा तो ये साथ साथ जिस तरह मैं डेवलपमेंट करता रहूँगा ये कोड इधर से पुश होता रहेगा, और उसको जो मॉड्यूल चाहिए होगा वो उसके ऊपर काम करेगा। तो पैरेलल काम चलता रहता है जब बड़ी इन्वायरमेंट के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। ये भी एक मॉड्यूल था, तो मैंने सोचा कि ये भी एक अच्छा फीचर है, ये भी इसके अंदर बताना चाहिए लोगों को कि किस तरह आप अपने कोड को मल्टीपल इन्वायरमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, और जब काम हो रहा होता है तो वो किस तरह होता है। तो अगले लेक्चर जो है वो हमारा स्कीमा के ऊपर है, तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।